गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 11 मई है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिल करते हैं आप लोग, वो सेंट्रल के हो या स्टेट के, उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझावों के साथ साथ जो भी पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उसके उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, आजकल कर्नाटक का एग्जिट पोल आया है जिसमें कांग्रेस की बढ़त दर्शा रही है। देखिए, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, किसी की भी आपको बढ़त वहाँ दिखा रही है या किसी की हार का संकेत मिल रहा है, आपका वो इम्पोर्टेंस नहीं है, पर उसके कुछ टर्मोलॉजी है जो आपके इंटरव्यू में काम देगा। जैसे एग्जिट पोल क्या होता है, ओपिनियन पोल क्या होता है, इससे संबंधित चुनाव के पूर्व क्या स्थिति है, इस पर चुनाव आयोग के क्या दिशा निर्देश है, इससे संबंधित इंटरव्यू फैक्ट में आपको पूछा जा सकता है। रीजन इसके पीछे क्या है, आपका एक्टिवनेस देखना चाहता है इंटरव्यू के बोर्ड के लोग, तो आप इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। हालांकि इससे पहले मैंने एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल, इससे संबंधित नियम क्या है, साथ ही साथ चुनाव आयोग की क्या दिशा निर्देश होते हैं, किस प्रकार से आदर्श आचार संहिता को लागू किया जाता है, इसके लिए ये सब टर्मोलॉजी यूज होता है, उसी में बातें मैंने किया था। तो उसका आपको पीडीएफ पहले से ही अवेलेबल है। मैं बस इतना कवर कर देता हूँ कि दो तीन चीज़ें आपको इस इंटरव्यू फैक्ट में यहाँ से पूछा जा सकता है एग्जिट पोल से रिलेटेड। एग्जिट पोल में मान लीजिए बहुमत वाली सरकार का, आपको एग्जिट पोल वो होता है, सबसे पहले ये जानिए एग्जिट पोल होता क्या है। जब चुनाव हो जाता है, चुनाव के बाद संभावित सरकार किसकी आ सकती है, तो कुछ चुनाव में जो भाग लिए व्यक्ति या मतदाता, उससे राय जानी जाती है और उस राय के आधार पर एक संभावना व्यक्त की जाती है कि हाँ, इस आने वाले चुनाव के नतीजों में इस पार्टी की, अमुक पार्टी की सरकार बन सकती है। उसी को एग्जिट पोल बोला जाता है। ओपिनियन पोल क्या होता है? ओपिनियन पोल होता है जब ओपिनियन दिया जाता है जनता के द्वारा, चुनाव से पूर्व ओपिनियन किया जाता है। ओपिनियन पोल पर रोक है चुनाव से पूर्व, पर चुनाव के बाद जो भी ओपिनियन पोल किया जाएगा, एग्जिट पोल किया जाएगा, वो चुनाव के बाद ही किया जाएगा। इसके संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एग्जिट पोल की महत्ता कब बढ़ जाती है, जब मान लीजिए ओपिनियन पोल में सभी जो भी महत्वपूर्ण पार्टी है, दो तीन महत्वपूर्ण पार्टी है, जिसमें से किसी एक को या एक या दो को संपूर्ण बहुमत का सरकार बनने का अगर आंकड़ा आता है, तो क्या होता है कि वो आगे की रणनीति तय कर लेता है कि आने वाले समय में हमारी रणनीति क्या होगी। वो अन्य पार्टियों के साथ अपनी स्थिति को स्पष्ट करना शुरू कर देता है, गठबंधन की सरकार के दिशा में कार्य करने लगा। हालांकि वोटिंग के काउंटिंग के दिन का इंतजार लोग करते हैं, फिर भी ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए किसी भी पार्टी को यहाँ पर बहुमत नहीं मिला, तो इस दिशा में भी क्या करेगा लोग कि आगे की रणनीति तय करने के लिए अभी से ही एग्जिट पोल के बाद स्थिति, मान लीजिए किसी को, यहाँ पर एक आंकड़ा पहले दिया है उसे आप लोग समझिएगा। 224 संसदीय कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कुल सीट संख्या है, जिसमें 113 सीट चाहिए बहुमत के लिए। अब मान लीजिए यहाँ पर एग्जिट पोल में देखिए, किसी एक का एग्जिट पोल में ले लेता हूँ उसी आधार पर। मान लीजिए इंडिया टीवी का एग्जिट पोल में ले लेता है, जिसमें भाजपा को 80 से 90 है, कांग्रेस को 110 से 120 है, और प्लस यहाँ पर अन्य दलों को, यहाँ पर देखिए संख्या ये है या नहीं, ये तो आसपास आ जा रहा है। एक सेकंड रुक जाइए, सबसे कम संख्या किस में दे रहा है, रुक जाइए एक सेकंड। देखिए यहाँ पर, चलिए न्यूज 18 राजनीति का एग्जिट पोल हम लोग देख लेते हैं, जिसमें संख्या भाजपा को 100 दे रहा है, 92 दे रहा है कांग्रेस को, 31 अन्य पार्टी से जो वहाँ की एक तृतीय अन्य पार्टी है, और उसका अन्य एक दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए 113 चाहिए बहुमत के लिए। अब मान लीजिए चुनाव में यही संख्या, जब काउंटिंग हुआ यही स्थिति आता है, सेम टू सेम यही स्थिति आता है, तो यहाँ पर किसी की भी सरकार स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर रही है।
तो ये क्या करेगा, अभी से ही तैयारी शुरू कर देगा इसी स्थिति को मानकर कि ऐसी स्थिति आता है तो हम लोग चुनाव के दिन, चुनाव जब घोषणा होगी, मतदान वोटिंग आपको कंप्लीट हो जाएगी, चुनाव वोटिंग, उसके बाद स्थिति क्या, समय बर्बाद नहीं करता है लोग, उसके लिए ये सहायक होता है। तो जल्द से जल्द सरकार बनाने के लिए गठबंधन की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कार्य स्थिति अपना स्पष्ट करना शुरू कर देता है लोग। तो ये एग्जिट पोल का बेनिफिट है। तो आपसे यहाँ पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, एग्जिट पोल क्या है, पहले तो क्या है यह पूछा जाएगा, यह इतना जरूरी क्यों होता है, साथ ही साथ यह आगे की रणनीति कैसे तय करता है, रणनीति कैसे तय करता है। तो आपको यही 3 चीजें प्रश्न यहाँ से एग्जिट पोल में पूछा जाएगा इंटरव्यू में। और भी इसकी एग्जिट पोल की सीमा तक लागू है, चुनाव आयोग के इसके दिशा निर्देश क्या है, इत्यादि इत्यादि बातें की जाएंगी। तो पीडीएफ आप लोग जाके युक्तिया इसके ऐप पर देख लीजिएगा, अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, भारत के मुक्केबाजी ने बनाया रिकॉर्ड। तो पीटी फैक्ट के तौर पर यह प्रश्न पूछ सकता है। देखिए 3 मुक्केबाज है, दीपक भोरिया, मोहम्मद हुसैनुद्दीन, निशांत देव, जो विभिन्न वर्गों में, किलोग्राम वर्गों में क्या किए, उनको इनके तो पुरुष विश्व चैंपियनशिप में सेमीफाइनल पहुंच के इतिहास रचे हैं और सर्वाधिक पदक 3 पदक प्राप्त करने के लिए अब इनका फाइनल होगा, उसके बाद लिस्ट आएगा। इससे पहले देखिए पीटी फैक्ट के तौर पर आपको ये सब 7 पदक प्राप्त है, तो ये डाटा दिया हुआ है, इसको पीटी फैक्ट के तौर पर आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए पीटी फैक्ट एक और है, देश में पहली बार ड्रोन से ब्लड बैग जो है ले जाना मुमकिन हुआ। हालांकि उससे पहले वैक्सीन ले जा चुका है पूर्वोत्तर क्षेत्र में ड्रोन से। आप साथ ही साथ आपको ड्रोन की उपलब्धता या साइंस एंड टेक की उपलब्धता हमारे समान जीवन में किस रूप से है, इससे संबंधित प्रश्न जब पूछा जाएगा तो आप इसका एग्जाम्पल या केस स्टडी के तौर पर ये दोनों को आप दे सकते हैं। एक ब्लड बैग लेके कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान ड्रोन लेके गया है, और दूसरा कि वैक्सीन जो कोरोना के काल में वैक्सीन का जो पूर्वोत्तर राज्य में क्षेत्रों में वैक्सीन लेके गया था, उसका भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। समान आम जीवन में कैसे ड्रोन हमारी सहायता कर सकता, या अन्य भी, जैसे हम किसी क्षेत्र में भूमि का आकलन कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स तैयार कर रहे हैं, उसके लिए ड्रोन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही सुरक्षा के मानक से अगर मान ली किसी क्षेत्र की निगरानी करना है भीड़ भाड़ वाले इलाके में, तो ड्रोन आजकल बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है। अर्थात साथ ही साथ किसी पर नज़र बनाए रखनी है तो इसके लिए भी ड्रोन का हम उपयोग कर सकते हैं। साथ किसी पर्टिकुलर एरिया में हम किसी बहुउद्देशीय योजनाओं पर निगरानी रखना चाहते हैं, उसके लिए भी हो सकता है। तो ड्रोन की बहुत उपलब्धि आपको उपयोगी है, आम जीवन में उपयोगिता बढ़ जाता है, तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। तो पीटी फैक्ट के तौर पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कहाँ से कहाँ इसकी ट्रायल स्टार्ट हुआ था, तो इसके लिए आपको ग्रेटर नोएडा स्थित राजकीय आयुर्वेद संस्थान जिम्स याद रखिएगा, और दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग अस्पताल की टीम इस अध्ययन को शुरू किया है। और पहली बार जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के परिसर से दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग अस्पताल तक यह जो है 10 यूनिट ब्लड पहुंचाया गया। तो कहां से कहां तक पहुंचाया गया और यह किस प्रकार से अध्ययन किया जा रहा है, इस पर आपको पीटी फैक्ट तैयार कर लेना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, छमाही व्यापार मेला की शुरुआत इस साल नहीं होगा। तो इसमें पीटी फैक्ट आपको प्रश्न कहां से पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा गत नवंबर में जो 2022 का हुआ था, नवंबर 2022, उसमें 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन आपको कहाँ हुआ था, कि दिल्ली में प्रगति मैदान में हुआ था। इस साल 42वां होगा। तो पीटी फैक्ट आपसे प्रश्न पूछ सकता है कौन सा वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का कौन सा क्रम होगा। साथ ही साथ याद रखिएगा जो भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद को यह मेला वर्ष में 2 बार आयोजित करने के लिए राय दिए थे। कौन दिए थे आपको, पीयूष गोयल के द्वारा, जो मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री, उनके द्वारा। तो हालांकि इस बार G20 का सम्मेलन होने वाला, जिसके कारण यह इस साल छमाही नहीं हो पाएगा, अगले वर्ष से छमाही आयोजन होगा। तो ये सब चीजें आपको पीटी फैक्ट के तौर पर पूछा जा सकता है, इसको कवर करना है। अब देखिए आज का डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र और दिल्ली के संदर्भ में। तो इससे बहुत से आपको 16 विधायकों की वैधता पर आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो महाराष्ट्र और दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो साथ ही साथ आपके लिए भी, इस पर पहले भी मैंने न्यूज एनालिसिस किया है, जब विवाद हुआ था शिंदे विवाद और आपको
उद्धव आपको गुट के बीच में जो आपको विवाद हुआ था, महाराष्ट्र क्राइसिस जो हुई थी पॉलिटिक्स का, तो उसमें भी बात मैंने किया था। तो यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 न्यायिक निर्णय में आएगा। तो इसमें क्या है, कल फैसला आएगा, पर मामला आपको को याद रखना है किन किन मामलों में आएगा। पहला फैसला दिल्ली और केंद्र के बीच जो चल रहे विवाद है, जिसमें प्रशासनिक सेवाओं में किसका नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा फैसला है 2022 में महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट जो उभर कर आया था और उससे संबंधित चीजें आपको फैसला आएगा। तो दोनों पर आपकी नजर रहनी चाहिए। कल इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, क्या है मतलब इस अर्थ का, फैसले जो भी फैसला आएगा उसके अर्थ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो कल वेट करेंगे इसका। अब देखिए, समलैंगिकता का बात लगातार चल रहा, बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो यह इससे नए नए आयाम आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि इसके सारे डायलेमा आपको लिखते चलना है। इसी के डायलेमा के जो उभर कर सामने आ रहा है, उसी से निष्कर्ष आपको प्राप्त होगा। तो पहले आपको मौलिक अधिकार की चर्चा की गई थी, उसके बाद सामाजिक दायित्व की बात हुई है, उसके बाद धार्मिक धार्मिक अनुसरणकर्ता जो अनुसरण पद्धति है उसकी बात हुई। आज देखिए, राज्य की स्थिति भी स्पष्ट हो गई है। इस मामले में केंद्र सरकार ने राज्यों से अपनी राय मांगी थी कि इस मैटर पर राज्य क्या सोचते हैं। तो यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 मौलिक अधिकार से संबंधित टॉपिक में कवर होगा। तो इसको ध्यान में रखना है, इसको कवर करना है, ठीक है। तो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के लिए जो मामला चल रहा है उसमें राज्यों से क्या मांग, केंद्र सरकार ने बताया कि राज्यों से उसने पत्र भेजकर समलैंगिक विवाह के संदर्भ में क्या राय मांगी। तो राय मांगी तो 7 राज्यों ने पत्र का जवाब दिया, जिसमें राजस्थान, आंध्र प्रदेश, असम समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का विरोध किया है, सिरे से विरोध कर दिया। जबकि मणिपुर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और सिक्किम ने क्या किया है, इस विषय पर संवेदनशील बताते हुए व्यापक विचार विमर्श की बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए, बात समझिएगा, जो चीजें पहले स्पष्ट हुई है वहां पर आपको पहले से ही राय आपको पता होगा कि मैंने आप लोग को बताया था कि कानूनन से ज्यादा अधिक, मौलिक अधिकार से अधिक क्या है, इस मामले में हम मौलिक कर्तव्य को समझने का प्रयास करेंगे। और देखिए, डिसीजन इसी के इर्द गिर्द होगा। मौलिक अधिकार बनाम मौलिक कर्तव्य के बीच का जो गैप है ना, उसी के बीच के फैसले आने वाले हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हमारे सामाजिक व्यवस्था में है जिसमें सुधार की कामना तो की जाती है, पर सुधार से अधिक उसमें जो यथास्थिति है बनी हुई ना, उस पर ही ज्यादा समाज में सकारात्मक मैसेज जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसी के संदर्भ में चीजें आपको स्पष्ट होगी आने वाले समय में। क्योंकि देखिए कि हमारे समाज में आज भी मेल मेल के साथ विवाह को है ना, एक उचित विवाह पद्धति नहीं मानी जाती है। फीमेल फीमेल के बीच विवाह पद्धति उचित नहीं मानी जाती है। यह हमारे संस्कृति में, हमारे हमारे भारतीय संस्कृति में यह एक अधर्म कार्य है माना जाता है। अर्थात आचरण व्यवहार के साथ आपकी प्रतिष्ठा का भी प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर ऐसे इसके संदर्भ में केवल देखिए, यहाँ पर बहुत सी चीजें आप लोग को स्पष्ट हो जानी चाहिए। 1947 के बाद जो 1950 में जो आपका संविधान लागू हुआ है ना, केवल यह है ना राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं हुआ है, लोकतंत्र के लोकतंत्र के स्थापित होने के लिए नहीं किया गया है, न ही मौलिक अधिकार को और भी बेहतर बनाने के लिए हुआ है। इसका उद्देश्य साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, हमारे धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, और सब इसके साथ साथ पूर्ति के साथ साथ इसकी प्रगाढ़ता को बनाए रखने के लिए भी किया गया है। तो इसी संदर्भ में आपको समझने की जरूरत है कि ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं की जा सकती है जिससे हमारे धार्मिक आधार पर जो मान्यताएं हैं उसको है ना आहत पहुंचाए। तो इसमें देखिए 3 धर्मों की बात की गई है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई तीनों धर्मों के जो गुरु है समलैंगिक विवाह को मान्यता का विरोध करते हैं। विभिन्न राज्यों से विचार करते हुए अपने पत्र में ये बातें हुई है। तो ध्यान रखिएगा, न हिंदू में ये विचारधारा कायम है, न मुस्लिमों में है, न कि ईसाइयों में। हालांकि ध्यान रखिएगा, LGBT जो समुदाय है उसकी अवधारणा तीनों में आपको मानी जाती है, क्योंकि वह विवाह के लिए नहीं कार्य करता है ना, वो एक अवधारणा अर्थात हमारे साथ सहजातीय जीवन की बात करता है। अर्थात एक तरफ मेल फीमेल है, मेल अपना जीवन यापन कर रहा है, एक तरफ फीमेल जीवन यापन कर रहा है। इसी के साथ LGBT हमारे साथ अपने अधिकारों, मौलिक अधिकारों की बात करता है, हमारे साथ जीवन जीने का अधिकार करता है। इसलिए LGBT समुदाय को क्या होता है, हमारे साथ सहजीविता का जो कॉन्सेप्ट उसे दिया जाता है।
पर अब यह नहीं हो सकता कि एक मेल के साथ विवाह करे, एक फीमेल के साथ। यह आपको आधुनिक लोकतंत्र जो वैश्विक तौर पर है उसके लिए एक मौलिक अधिकार प्राप्त हो सकता है, जो यूरोपियन कंट्री में कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों में यह कॉन्सेप्ट है, पर हमारे सभ्यता संस्कृति के आधार पर ये चीजें अभी भी नगण्य है, अभी भी इसे समान तौर से सामाजिक तौर पर और धार्मिक आधार पर इसे मान्यता प्राप्त नहीं है। तो इसे इस वातावरण में न्यायालय को समझकर अपने डिसीजन देने होंगे। तो इन सब चीजों का हम वेट करेंगे आने वाले समय में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए यह पीटी फैक्ट भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, और साथ ही साथ यूपीएससी के जीएस पेपर 2 सामाजिक सेवाएं और स्वास्थ्य से संबंधित टॉपिक में आपको यह प्रश्न पूछ सकता है। ओडीएफ फ्री राज्य किस प्रकार से 50% गांव हुए ओडीएफ प्लस, उसको यहाँ आंकड़े दिए गए हैं। ओडीएफ प्लस देखिए 2015 आपको में स्टार्ट किया गया था कि स्वच्छता भारत मिशन ग्रामीण बड़ी उपलब्धि पहुंच चुका है। यहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय ने दावा किया है कि दूसरे चरण के देश के 50% का ओडीएफ प्लस हो चुके 2.96 गांव से अधिक यानी लगभग 3 लाख गांव खुद के खुले में शौच मुक्त घोषित किया है। और मिशन का तहत जो है 2024-25 के लिए निर्धारित लक्ष्य की और मील का पत्थर माना जा रहा था, जो 2024-25 तक क्या होगा कि इन सब चीजों को कवर किया जाएगा। बेहतर तेलंगाना कर्नाटक जो है आपको तमिलनाडु उत्तर प्रदेश के अलावा केंद्र शासित प्रदेश गोवा अंडमान निकोबार दादर नगर हवेली लक्षद्वीप इस चीजों को लेकर आपको आंकड़े दिए गए हैं। तो इन आंकड़ों को क्या करना है, राइट डाउन करना है। कहीं ना कहीं आपको यह काम देगा, या कहाँ पर काम देगा, जब आपको डाटा इंटरप्रिटेशन करना होगा या ग्रामीण उपलब्धता की बात की जाएगी ना, वहां पर इसके डाटा को इनपुट आप लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ डायरेक्ट इससे प्रश्न पूछ सकता है कि ओडीएफ प्लस कॉन्सेप्ट भारतीय गांवों को एक स्वस्थ और बेहतर वातावरण प्राप्त करने के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य कर रहा है। इसके आंकड़ों को आपको उस संदर्भ में भी प्रस्तुत करने की जरूरत हो जाएगी। तो आप इसे क्या कीजिएगा, आप इसे इस तरीके से कवर कीजिएगा। चलिए हम लोग बात करेंगे, अब आगे बात करेंगे चलिए नीचे आ जाइए तब तक, सॉरी। चलिए वैश्विक स्तर पर छाप छोड़ता भारत, तो यह भारतीय हितों को प्रभावित करने वाले कारक जो यूपीएससी के जीएस पेपर 2 के टॉपिक में आता है वहां आपको यह कवर देगा, और स्टेट पीसीएस वाले अभ्यर्थी अपने अपने जीएस पेपर में आप लोग इस टॉपिक को मिलान कर लेंगे, उसके बाद हम लोग चीजों को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विश्व के संदर्भ में यह क्यों बातें की जा रही, वैश्विक स्तर पर वैश्विक छाप छोड़ता भारत। देखिएगा इस मार्ग में G20 का जो सम्मेलन हो रहा है उस पर जो 100 से अधिक आयोजन किए गए हैं विभिन्न मुद्दों पर, उसने भारत के ना दृष्टिकोण को और भी व्यापक बनाया है। राष्ट्र जो भी G20 के देश के लोग हैं जो भाग ले रहे हैं इस सम्मेलन में, वो भारत की विविधता के संदर्भ में चीजों को समझ रहे हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और आपको गुजरात से लेकर आपको कहाँ तक, असम तक, पूर्वोत्तर भारत तक बैठकें की जा रही हैं। इससे भारतीय मौलिकता को लोग समझ रहे हैं कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम के संदर्भ में क्या है, विश्व के संदर्भ में उसके दायित्व क्या है। तो यहाँ पर क्या है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको फ्रांस के जो राजदूत हैं, यहाँ पर देखिए राजदूत है, फ्रांस के राजदूत रहे हैं, उनके द्वारा कुछ लिखा गया है, समझाया गया है कि भारत का साथ कैसे लोगों को देना चाहिए, अब फ्रांस भारत के साथ किस संदर्भ में खड़ा है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा दुनिया के सभी महाद्वीप के देशों का समावेश है G20 में, और यह वैश्विक आबादी के 2/3 और 80% अधिक जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है। ये तो सभी पहले से भी मैंने आप लोगों को चर्चा किया, लिस्ट भी बताया है। ऐसे में क्या है कि पृथ्वी को बचाने के लिए G20 सम्मेलन का दावेदार सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, जो 2/3 भूमि को वैश्विक आबादी को संग्रह करता है, और कुल जीडीपी का जो वैश्विक जीडीपी उसका 80% वहन कर रहा है। तो इन देशों के समूहों पर अधिक कंधों पर अधिक जवाबदेही बन जाती है,
पर जलवायु परिवर्तन का खतरा हमारे मुंह बाए खड़ा है। मैं भी आप लोगों को पहले बताया था, विश्व की सबसे बड़ी चिंता अभी क्या है, जलवायु परिवर्तन है। अगर हम अगले 10-20 से लेकर 50 वर्षों में इसका हम समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं ना, तो आने वाले 100 से 200 साल के अंदर ही मानवीय अस्तित्व का खतरा उठ जाएगा कि पृथ्वी पर मानव कैसे जीवित रहेंगे। और जीवता का तो समझ यहाँ तो प्रश्न उठता ही नहीं, वो तो कब का समाप्त होना शुरू हो जाएगा। इन सब चीजों को कवर करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि दक्षिण एशियाई में गर्म हवाएं थपेड़े जैसे मौसमी पहलू पहले भी शामिल है। महासागरीय प्रदूषण चालू है, जैव विविधता के संकट उत्पन्न हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय तनाव चरम सीमा पर है, साथ ही साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में टकराव की स्थिति है। तो ये सब आंकड़े आपको पहले से ही पता है, मैंने आपको एनालिसिस करा चुका हूँ। जैव विविधता का संकट कैसा है, अंतर्राष्ट्रीय तनाव अर्थात यूक्रेन और रूस की और चीन की जो संप्रभुता, जो एक चीन नीति है, वो कैसे प्रभावित कर रही है। तो यह कहीं ना कहीं, साथ ही साथ अमेरिका का भी कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ पर नाटो का कॉन्सेप्ट जोड़ के देख सकते हैं। वैश्विक आर्थिक रिकवरी के खतरे में डाल दिया है जो यूक्रेन और रूस का जो हमला हुआ एक दूसरे पर कर रहा है लोग। तो वो क्या हुआ, इससे खाद जो है, ऊर्जा और उर्वरक आदि की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो आम जो लोग हैं ना, जो आम लोग हैं, उनकी बजटीय आवंटन समाप्त हो रहा है। बजटीय जो जेब जो है ना, जेब पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये क्या है कि ये सब चीजें है ना, क्या कर रहा है, ये सब चीजें सभी लोग देश महसूस कर रहे हैं। तो फ्रांस इस पर स्पष्ट तौर पर बातें कर रहा है। तो इन चुनौतियों केवल एक अकेला देश नहीं जूझ रहा है, इन चुनौतियों अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में वैश्विक समाधान की मांग करता है। एक सेकेंड। ऐसे में बेहतर होगा कि विश्व उत्तर बनाम, अर्थात देखिए, विश्व को उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम का जो कॉन्सेप्ट है के दूर हटते हुए एक वैश्विक एकजुटता की बात पर काम करने की जरूरत है। यह पूर्व की समस्या नहीं है, यह पश्चिम की समस्या नहीं, यह उत्तर की समस्या नहीं, यह दक्षिण की समस्या नहीं हो सकती। यह समस्या जो वर्तमान में जो दिख रहा है, वो विश्व की समस्या। और मैं आपको लगातार इसी बात पर बार बार बातें बोलता हूं कि वर्तमान में वैश्विक है ना, वैश्विक के समस्याओं को समाधान ढूंढने के लिए सभी राष्ट्रों को एकजुट होना होगा। नहीं तो जिस दिशा में विश्व बढ़ रहा है, आने वाले समय में मानवीय अस्तित्व को लेकर ही चीजें स्पष्ट होंगी। अब इसमें वसुधैव कुटुंबकम भारतीय दर्शन बहुत उपयोगी होगा, जहाँ विश्व ही एक कुटुंब है, इसकी बात जो की जाती है और सभी के लिए बातें की जा रही है, सभी को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, सभी को चीजों को लेकर इस संदर्भ में जो बातें की जाती है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए उपयोगी हो जाएगा, हमारे लिए उपयोगी हो जाएगा। तो फ्रांस के जो राजदूत थे इस कॉन्सेप्ट को कहीं कारगर मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो किया गया है, वो इसकी शुरुआत मानते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को साकार करने के लिए फ्रांस अपना प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। इसके लिए पृथ्वी को सुरक्षित और हरित बनाने के अपने जो योगदान विश्व को मान्यता दिलाए। फ्रांस पहले दिन से ही भारत की अध्यक्षता का समर्थन कर रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आयोजित किए सभी बैठकों में शामिल हो रहा है फ्रांस, और ये अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त किए हुए। साथ ही 100 से अधिक बैठकें हो चुकी है। यह पड़ताल आवश्यक है कि हमने कितनी प्रगति की है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत अपनी अध्यक्षता के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर वित्तीय सुधार, ऊर्जा संक्रमण, जलवायु परिवर्तन के उपायों की चर्चा प्रगति पर गर्व कर सकता है। तो विभिन्न मुद्दों पर भारतीय जो मुद्दे सामने रखे गए हैं, भारतीय नजरिया, और उसमें वैश्विक भागीदारी की जो बात की गई है, वो कहीं ना कहीं विश्व को इससे समझना चाहिए। रूस को, चीन को या अन्य देश को भी इससे समझने की जरूरत है, जो अपनी है ना, अपनी क्षेत्रीय भूमिका को, क्षेत्रीय ना स्थिरता को जीवंत रखते हैं, ना कि वैश्विक स्थिरता को। अर्थात वैश्विक दायित्व को नहीं समझ रहे, क्षेत्रीय दायित्व को समझ रहे हैं। तो इनको थोड़ा समझने की जरूरत है। हमको अपनी संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकलनी होगी और हम वैश्विक जवाबदेही को बेहतर तरीके से एडॉप्ट करेंगे और बेहतर तरीके से इन सब चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि सुलझे हुए विश्व के साथ हम सुलझे हुए भविष्य का निर्माण कर सके। तो समस्याएं कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आएगी। और रूस और चीन की सहमति अडंगा लगा देते, ऐसा क्यों है? चीन इस सहमति पर अडंगा लगा, भारत जो भी करना चाह रहा है इस पर चीन और रूस अडंगा लगा। गत वर्ष बाली में हुए G20 सम्मेलन में यह सहमति बनी थी कि यूक्रेन में युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित किया। इसके बावजूद रूस ने यह
रवैया कि यूक्रेन उसके आक्रमण क्षेत्र से शेष विश्व को कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, लेकिन यह सोच एकदम गलत है। हाँ, ये चीज सही है कि आपके क्षेत्रीय भूमिका के साथ विश्व का कोई लेना देना नहीं हुआ, पर इसके प्रभाव ने वैश्विक आंकड़े को प्रभावित किया है। या तेल आपूर्ति की बात हो, खाद्य आपूर्ति की बात हो, और उर्वरक आपूर्ति की बात हो, या अन्य किसी प्रकार के उर्वरक बात हो, आप इन संदर्भों को समझते हुए आगे बात करेंगे कि कैसे इस भारत के साथ साथ वैश्विक जवाबदेही तय करने की आवश्यकता है। विश्व दो अवधारणाओं में बटा हुआ है, जहां पर यह युद्ध जब G20 सम्मेलन जब होगा, शीर्ष नेताओं का, अपने अपने देश के शीर्ष नेताओं का जब आयोजन नवंबर में होने वाला है, उसमें दो चीज देखने को मिलेगा, दो अवधारणाएं दांव पर होंगी। जहां पर एक और युद्ध पर विश्वास करने वाला जो जब चाहे पड़ोसी पर हमला बोलकर उसकी जमीन हड़प लेता, या रूस की बात हो या चीन की बात हो। देखिए, आपकी संप्रभुता जैसी आपकी संप्रभुता है, वैसे अन्य देशों के साथ देशों की सीमाओं की संप्रभुता है। सभी विश्व के सभी देशों को इस सीमा को उल्लंघन करने की आवश्यकता नहीं है, इस जवाबदेही को समझने की जरूरत है। और दूसरी ओर वसुधैव कुटुंबकम के समर्थक, ऐसा मानने वाले जिनके पास शक्ति हो, आवश्यक नहीं कि वो सदैव सही है। तो इसके लिए ये जो दो अवधारणा है, यह कहीं ना कहीं नवंबर में डिसाइड होगा, वैश्विक नेतृत्व कैसे अब आगे बढ़ेगी इसके संदर्भ में। चलिए, नेक्स्ट है केस स्टडी के तौर पर, इसे आप लोग लीजिए केस स्टडी के तौर पर, कि न्याय में देरी दुखद है। अब मैं आपको पिछले कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले भी 1-2-4 केस स्टडी न्याय में देरी के संदर्भ में कवर किया था। अभी देखिए, बम्बई हाईकोर्ट के द्वारा एक संपत्ति विवाद में कितने साल बाद, आपको देखिए यहाँ पर 80 साल बाद फैसला आया है। तो सोच के देखिएगा, न्यायालय को यह तय करने में 80 वर्ष लग गया कि संपत्ति का वास्तविक धारक कौन है। मान लीजिए कोई संपत्ति होगा, किसी भी तरीके का कोई संपत्ति, उसे हमारे मैकेनिज्म को, न्यायिक व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को यह तय करने में 80 वर्ष लग गया, और हम बेहतर न्याय का, बेहतर लोकतंत्र की बात करते हैं। कहीं ना कहीं उस पर तमाचा है यह, कि किस प्रकार से सिस्टम, हमारा मैनेजमेंट काम कर रहा है। यहाँ पर 93 वर्षीय मालिकाना हक सौंपने का निर्देश दिया। संपत्ति मामले में 8 दशक की बुजुर्ग महिला को न्याय मिला। इसमें हक के लिए लड़ते हुए महिला पूरी जिंदगी गुजर गई। अब बताइए कि ऐसे मामले में क्या किसी महिला या पुरुष, कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है, उसके मौलिक अधिकार का हनन हुआ होगा या नहीं होगा, उसके जो जीवन का जो पद्धति होगा वो प्रभावित हुआ होगा या नहीं, या किसी प्रकार से मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव इस 80 साल के दरमियान हुआ होगा या नहीं, ये सभी की पूर्ति कैसे होगी। केवल एक न्यायिक व्यवस्था में हम एक डिसीजन दे देंगे, और किसी, मान लीजिए इसे हक प्राप्त हो भी गया, तो क्या इस दौरान 80 साल के दौरान जो इतने अधिकारों का हनन हुआ है, इसका दोहन हुआ, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी। यह न्यायिक व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को त्वरित रूप से सोचने की जरूरत है। और देखिए, आने वाले समय में ये सब कॉन्सेप्ट जल्द से जल्द जितने समाप्त हो जाए उतना बेहतर होगा हमारे शासन प्रशासन के लिए। एक लोक प्रशासन अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग किन्हीं का विषय होगा, वहां पे एक कॉन्सेप्ट है रोल बैक स्टेट थ्योरी। रोल बैक स्टेट थ्योरी अर्थात कहने का अर्थ यह होता है कि जो प्रशासन का जो वर्तमान दायित्व है ना, उससे पीछे हटते हुए केवल हमें क्या है, एक उस स्थिति में प्रशासन को कायम करना जहां पर हम केवल निर्देशन दे सकते हैं, केवल समन्वय कर सकते हैं, केवल उस पर निगरानी रख सकते हैं, और उसको पूरी तरह स्वतंत्रता व्यक्ति विशेष को मिलेगा, जो वर्तमान में यूरोप जैसे देशों में आपको देखने को मिलता है। तो यह कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्था में हम इन सब चीज़ों को सही नहीं करेंगे, या प्रशासनिक व्यवस्था हम सही नहीं करेंगे, तो थ्योरी कैसे सही होगा। और इन सब चीज़ों को लेकर आपको केस स्टडी के तौर पर इसे देख सकते हैं। वर्तमान में बहुत इस पर चर्चा हुई थी। बीते साल ही हमारे देश में लंबित मामले लगभग 5 करोड़ के आसपास है, 4.83 करोड़ है। तो ध्यान रखिएगा, यह सभी स्तर पर है, जहां जिला और उच्च न्यायालयों में 30 से अधिक वर्षों तक के लंबित लगभग 1,59,000 मामले आपको है। तो सोच के देखिए, अभी भी मामले हैं जो
लगभग 1,70,000 है, जो 30 वर्ष से अधिक मामले लंबित है। इस पर त्वरित रूप से आपको न्याय देने की जरूरत होगी, और बहुत छोटे छोटे मामले में भी होंगे ये सब, तो ये सब चीज़ों को लेकर चीज़ें तो आपको कवर करना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मार्ट सिटी मिशन को ग्रहण लगाती सुस्ती। अब यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 एंड 3 में आएगा, जहां पर सरकारी नीतियां ये जीएस पेपर 2 से कवर करेगा, और शहरीकरण आपको जीएस पेपर 3 में आपको आएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्मार्ट सिटी जो कॉन्सेप्ट 2015 में आया था, वहां पर यह स्पष्ट किया गया था कि हमारे देश के जो भी 100 स्मार्ट सिटी है वो बेहतर प्रबंधन लेकर आएगी, समस्याएं निदान करेगी, और जो शहरों का जो मांग हो रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, उसके अनुरूप हमारे स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलेंगे। पर इसमें सुस्ती राज्यों के द्वारा, एजेंसियों के द्वारा कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ों को स्पष्ट करता है। उसी स्पष्टता को लेकर इस लेख में आप देख सकते हैं कि बार बार डेडलाइन है ना बढ़ाया जा रहा है। इससे क्या हो कि जवाबदेहिता तय नहीं हो पा रही है, जो हमारे निर्धारित वर्क है उसको समय के साथ पूर्ति कर सके। एक चीज डाटा आप लोगों को पहले भी बताया गया है कि हम विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश बन गए हैं। साथ ही साथ हम 2070 तक हमारी 50% आबादी क्या होगी, 2050 तक हमारी 70% आबादी कहाँ रहेगी, शहरों में रहेगी, और 2070 तक क्या होगा, ये आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हम अभी 2023 से लेकर 2050 तक ऐसी स्थिति में है कि ऐसे 100, 500, 1000 स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट कर सके, जहां पर उसके शहरी शहरी जीवन शैली को बेहतर बनाया जा सके। जैसे आपको याद होगा कि मैंने कल ही आप लोग को एक केस स्टडी बताया था कि नाला जो था पटना में तोड़ा गया, सीवर लाइन, और उसे प्रभावित किया, रोड उस प्रभावित था। इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है शहरों में, कि आप यदा कदा देख लेते, स्लम एरिया देखते होंगे, यदा कदा देखते होंगे रोड पर कहीं गड्ढे आपको तोड़कर नए नए परियोजनाएं चलाई जा रही है, बेहतर व्यवस्थाएं नहीं है। अब जो अवशिष्ट प्रबंधन है वो तरल हो या ठोस हो, उसका बेहतर प्रबंधन नहीं हो रहा। ये सब समस्याएं, साथ ही साथ टेक्निकल स्तर पर जो हम लोग स्मार्ट सिटी में देखते हैं कि तो आपको एआई कॉन्सेप्ट पर चीज़ें दी जाएगी, तो क्या यह सभी लोगों तक पहुंच स्थापित हो पाएगा। तो इन सब चीज़ों को आपको समझने की जरूरत होगी, हमें समझने की जो यही बातें यहाँ पर किया गया है। आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़े को एक बार राइट डाउन कर लीजिएगा। जैसे स्मार्ट सिटी 526 परियोजनाएं स्मार्ट सिटी परिवहन प्रणाली में, 116 स्मार्ट जो योजनाएं हैं, आपको एनर्जी में 441 परियोजनाएं हैं, जल प्रबंधन में, स्वच्छता में, सफाई से संबंधित है। तो इतनी बड़ी योजनाएं इससे संबंधित है, तो इस पर समस्याओं का निदान हम लोग कैसे करेंगे, नकली ब्रांडिंग कैसे हो रही है, इस पर चर्चा की गई है। लोग अपने शहर का ब्रांडिंग इस माध्यम से कर रहे हैं, नई की समस्याओं के निदान करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को कवर करना है, आगे बढ़ना है। चलिए ठीक है, हम लोग बात करेंगे आगे। अब देखिए संपूर्णता को लेकर कल मैंने आप लोग को चर्चा किया था, संपूर्णता के विभिन्न स्वरूप की चर्चा किया था। आज संपूर्णता के सवाल पर क्या आप सोनिया गांधी के मायने हैं उसको आप समझने की जरूरत कोशिश कीजिएगा, और यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 संघ, राज्यों का संघ या संपूर्णता टॉपिक से ही डायरेक्ट प्रश्न पूछ देगा। अर्थ क्या है, तो कल मैंने बोला था कि भारत में राज्यों का स्थिति क्या है कि संघ की ओर है मुड़ा हुआ, अर्थात संघ मान लीजिए ये है, तो इस पर सभी राज्य जुड़े हुए हैं, ठीक ना, और सभी शोर संघ की ओर जाता है, यही बात है ना, हम राज्यों का संघ है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि राज्यों के संघ में संघ जो है कॉन्सेप्ट, उसकी संप्रभुता की बात की गई है, न कि राज्यों की संप्रभुता की बात की गई है, संप्रभु स्थिति की बात की गई। यहाँ पर ये चीज सबसे पहले समझने की जरूरत है। तो कांग्रेस किसी भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, यहाँ जो लाइन बोला गया था, जो आप लोगों को कल भी मैंने बताया था, जो प्रतिष्ठा, संप्रभुता, अखंडता के लिए खतरा पैदा करने के लिए अनुभूति होगी। यह लाइन जो है ना भारतीय संघ के संदर्भ में, संविधान में, न कि राज्यों के लिए है। राज्यों के लिए क्या है, स्वतंत्रता की बात की गई है। राज्यों के लिए क्या की गई है, सहयोग की बात की गई है। राज्यों के लिए क्या हुई है, बात की गई है, उसको नेतृत्व की बात की गई है, आपके सारे अधिकार दिए जाएंगे सहयोग के साथ, संघवादी प्रवृत्ति की बात की गई है, न कि प्रतिष्ठा की, संप्रभुता की, अखंडता की। तो ये चीज समझने की जरूरत है। और ध्यान रखिएगा संप्रभुता शब्द का बेहद अपमानजनक यह स्थिति है,
जहां पर संप्रभु अविभाज्य राज्यों का। अब मैंने आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताया था, यूपीएससी सीएससी बैच जो चल रहा था वहां पर एक चीज बताया था, याद होगा आप सभी लोगों को, जो भी पुराने स्टूडेंट है और जो क्लास अटेंड किया हो, मैंने एक बात बोला था यहाँ पर अविभाज्य राज्य का कॉन्सेप्ट है। अविभाज्य विभाज्य राज्यों के साथ अविभाज्य राज्यों का कॉन्सेप्ट है, अर्थात हम राज्यों का, अर्थात जो राज्य है उसका हम विभाजन कर सकते हैं, पर देश जो है ना उसका हम विभाजन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसी संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिएगा कि राज्य क्या है, संप्रभुता भी अविभाज्य है, वो बदलाव नहीं हो सकता है। संप्रभुता वो संघ को प्राप्त है, संप्रभुता संप्रभुवी अंतर्निहित है, और संप्रभुता दो या अधिक केंद्र नहीं हो सकते। अर्थात जब भी हम संघ की बात करते हैं उसमें दो केंद्र हो सकता है, एक ही केंद्र होगा और एक ही को संप्रभुता प्राप्त होगी। और ध्यान देने वाली बात है कि परिवार के संदर्भ में हम समझ सकते हैं कि परिवार में सबसे सॉवरेनिटी किसे प्राप्त होगी, किसी एक व्यक्ति को होगी, सुप्रीम की स्थिति प्राप्त होगी या सभी को प्राप्त होगी सुप्रीम। तो यहाँ पर मान लीजिए 5 व्यक्ति का परिवार है जिसमें एक पिता है, पत्नी है उसकी यानी माता है और 3 बच्चे हैं मान लीजिए। तो इसमें संप्रभुता किसे मिल सकता है, या तो पिता को मिलेगा या पत्नी को, माता को मिलेगा यहाँ पर, तो किसी एक की संप्रभुता होगी ना। अब मान लीजिए दोनों को मिल जाएगा तो क्या होगा, यह सहजीवता होगी, अर्थात हम क्या स्टेटस दे रहे हैं यहाँ पर, राज्यों वाली स्थिति दे रहे हैं कि समान आपको दायित्व दिया गया है, तो दोनों आपको डिसीजन लेंगे। पर घर का अंतिम डिसीजन किसी एक ही व्यक्ति होगा और वो संप्रभु की स्थिति में होगा ना, उसके निर्णय को कोई बदल नहीं सकता है इस संदर्भ में। तो इसे इस संदर्भ में समझने की जरूरत आपको होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर बातें कर रहा है भारत की संप्रभुता केंद्र राज्यों का संघ भारत है। यहाँ पर संप्रभुता का संदर्भ यहाँ भी होता है। अब कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार या कोई भी राज्य यहाँ पर संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा, होने का दावा नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ राज्यों के संघ भारत का कोई संगठन, कोई समूह या कोई पंचायत भी स्वयं संप्रभु होने का दावा नहीं कर सकती, क्योंकि हम हायरार्की के तौर पर देखें तो संप्रभु कोई एक ही व्यक्ति हो सकता है जिसमें संपूर्ण शक्ति प्राप्त होगी। यहाँ पर कोई किंतु परंतु नहीं होगा। यहाँ पर तो वही शक्ति किसे प्राप्त है, संघ को प्राप्त है, न कि राज्यों को। राज्यों को सहअस्तित्व प्राप्त है, राज्यों के साथ, विभिन्न राज्यों के साथ सहअस्तित्व प्राप्त है, वो उसे बहुत सी शक्तियां दी गई है राज्य प्रशासन चलाने के लिए। ऐसा नहीं कि वो दावा कर देगा कि वही एक भारत है। मान लीजिए आने वाले समय में यहाँ एक नक्शा बनाता हूं मैं, उसे आप लोग समझिएगा। ऐसा है नहीं है कि आने वाले समय बिहार एक देश के रूप में दावा कर देगा, अपनी संप्रभु स्थिति कर देगा, एक कर्नाटक अपने देश के रूप में संप्रभु स्थिति कर देगा, महाराष्ट्र कर सकते हैं, देश का कोई अन्य कोना में जाइए कि जहां पर संप्रभु स्थिति का दावा कर सकता है कि हम एक देश के तौर पर संप्रभु। और संप्रभु समझिएगा कहाँ उपयोग होता है, राज्य के निर्माण के लिए। आधुनिक जो राजनीतिक शास्त्र में राज्य की जो परिभाषा है, जिसमें भूभाग की बात की जाती है, सरकार की बात की जाती है, जनसंख्या की बात की जाती है और संप्रभुता की बात की जाती है, इन चारों के आधार पर ही कोई राज्य का गठन होता है। तो हम क्या बोलते हैं, विभिन्न देशों को जब एक दूसरे, हम अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, भारत एक राज्य है, अमेरिका एक राज्य है, ब्रिटेन एक राज्य है, या अन्य देश का नाम लेके हम राज्य का संदर्भ करते हैं। यहाँ पर राज्यों का देखिए, इंग्लिश में स्टेट बोला जाता है, तो यहाँ हिंदी में यही दिक्कत हो जाता है कि राज्य को है ना, कि देश जो होता है, देश को राजनीतिक, आधुनिक राजनीति शास्त्र में राज्य बोला जाता है, जहां पर 4 कॉन्सेप्ट आपको, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता की बात की जाती है। पर जो राज्य होते हैं, देश, किसी देश में राज्य की बात होती है, जनपद की बात होती है, वहां पर संप्रभुता शब्द नहीं होता है। सरकार होगी, जनसंख्या होगी, भूभाग होगी, पर संप्रभुता उसके पास नहीं होगी। अगर संप्रभुता होती तो क्या होता, देश बन जाता एक राज्य के तौर पर, आधुनिक आपको आधुनिक जो परिभाषा उसके संदर्भ में। तो यह दावा नहीं कर सकता है, इसको समझने की जरूरत है। और मैंने क्या बोला था कि कल के एनालिसिस में, सोनिया गांधी या कोई भी पार्टी विशेष के नेता हो या कोई भी चीज, वो भावनाओं को नहीं समझ पाए, उनका अर्थ अंग्रेजी में होगा,
अर्थ को समझे होंगे, हिंदी में बोले होंगे। तो राज्य के अर्थ में अगर ये गलती है तो तुरंत उनको यह मांगना चाहिए माफी, मेरे उस संदर्भ में नहीं बातें की गई थी, अर्थात द्विभाषी शब्द का प्रयोग यहाँ हो गया है। इन चीजों को समझने की जरूरत है। अगर सही मंशा होगी, अगर ये मंशा नहीं है कि नहीं मैं उस संदर्भ में बातें नहीं कर रहा जिस संदर्भ में समझा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। पर मंशा अगर इनका यह है कि संप्रभुता का संदर्भ समझते हुए भी अगर उनके द्वारा यह बात बोला गया है तो बहुत ही चिंता का विषय है एक राजनीतिक पार्टी के प्रमुख, पूर्व प्रमुख के द्वारा बातें किया जाना। क्यों? क्योंकि इससे है ना डिस्प्यूट यह होगा कि राज्य है ना अपने सहअस्तित्व, जो सरकार की बात होती है, भूभाग की बात होती है, जनसंख्या की बात होती है, और एक अलग स्टैंडर्ड संप्रभुता की जो बात होती है उसकी दावा करने की बात करेगा और बार बार डिस्प्यूट पैदा होगा। तो संघवादी जो प्रवृत्ति भारत का है वो कहीं ना कहीं आपको प्रश्न चिन्ह उस पर खड़ा होगा। तो इन सब चीजों को समझने की जरूरत है, इस लेख में यही बताया गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे पीटी फैक्ट है। अब देखिए इसको अच्छे से आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। पीटी फैक्ट के तौर पर यह प्रश्न पूछ सकता है। और यूपीएससी जीएस पेपर 3 जिसमें संरक्षण का टॉपिक है, जिसमें आपको रेड लिस्ट जारी होता है, सिटीज जिसे हम लोग बोलते हैं, भारत का जो संरक्षण अधिनियम है उसमें वन जीव संरक्षण अधिनियम का लिस्ट जो है सूची दिया, तो उसमें भी आपको वहां से प्रश्न पूछा जाता है। और यह यूपीएससी का या स्टेट पीसीएस का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है। क्लियर? तो आपको क्या करना है कि विलुप्त होने के कगार पर एशियाई हाथी, तो कृषि के प्रसार, वनों की कटाई के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। मनुष्य तेजी से हाथियों के क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है। तो ये आंकड़े सबसे ज्यादा कहाँ है? एशियाई हाथियों के क्षेत्र के अतिक्रमण के संदर्भ में देखने को मिल रहा है, जहाँ चीन और भारत की स्थिति आपको देखने को मिल रही है। एशियाई देशों में 1700 से अधिक तुलना में वर्तमान में हाथियों की आबादी 75% से इंसानों पर कब्जा कर लिया है। तो ये आंकड़े आपको दिए गए, चीन के आंकड़े हैं, भारत के हैं, थाईलैंड के हैं, वियतनाम के हैं, आपको इंडोनेशिया के हैं और आपको म्यांमार के। यह आंकड़ा दिया गया 1700 से लेकर 2015 के बीच के आंकड़े हैं कि 94% जो एशियाई क्षेत्र के हाथी का जो क्षेत्र था उसमें चीन के जो लोग हैं वो 94.2% उसके क्षेत्र पर अतिक्रमण करके अपना मानवीय आपका व्यवसाय कायम कर लिया है या रहन सहन अपना वहाँ चालू कर दिया। इसी तरह भारत में 86% है, थाईलैंड में 67% है, वियतनाम में 58 है। आंकड़े आपको रख लेने हैं, कहीं काम देगा। और कहीं भी वन्य जीव की समस्या की बात होगी तो इन सभी आंकड़ों को आप इनपुट कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। रीजन उसके पीछे क्या है? सभी वन्य जीव के समस्याओं के मूल में यही है कि मानवीय बसावट और जंगलों पर हम अतिक्रमण कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, जिसके कारण विलुप्तता का एक कारण यह माना जाता है। तो इसको आप कहीं भी इनपुट कर सकते हैं। अब हाथियों की सबसे बड़ी आवास वाले राष्ट्र कौन कौन से? तो यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं। इंडोनेशिया सबसे ज्यादा है, मलेशिया उसके बाद, भारत तीसरा स्थान रखता है। तो ये आंकड़े आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए यह जोक सपाट है, जिसे आप लोग जोक के तौर पर लीजिएगा, ठीक ना। कोई व्यक्ति विशेष की अगर बौद्धिकता अगर क्षीण होनी हो ना, उदाहरण लेना हो, तो इस महिला का एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं, जिन्हें यह समझ में नहीं आता है कि सीमाएं क्या है, संप्रभुता क्या है और सरकार का जवाबदेहिता क्या है। अगर नहीं है, अगर बौद्धिक क्षमता का हनन हो गया, बौद्धिक क्षमता का लोप हो गया है या ऊपरी मंजिला अगर खाली है, तो इस महिला का आप एग्जाम्पल तौर पर देख सकते हैं। अब इसे जोक सपाट समझिएगा, या अगर किन्हीं व्यक्ति विशेष में है तो आप इसे जल्द से जल्द सुधार लीजिए। अब देखिए पाकिस्तान में आपको विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इस महिला के द्वारा शहर सिनवारी के द्वारा क्या बोला गया? दिल्ली पुलिस से ये बातें की गई है कि हम केस करेंगे किस पर? भारतीय प्रधानमंत्री और भारतीय खुफिया एजेंसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहते हैं और जो पाकिस्तान में अराजकता फैला रहा है। यदि भारतीय अदालतें स्वतंत्र हैं जैसा कि वे दावा करते हैं, तो मुझे यकीन होगा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट मुझे न्याय प्रदान करेगी। इस ट्वीट के जवाब में दिल्ली पुलिस ने कटाक्ष करते हुए अफसोस जताया कि पाकिस्तान है हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अब इसको यह नहीं पता है कि आपका है ना, आपका केस कहाँ बनता है, केस कहाँ बनेगा? केस आप
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं। किसी देश के अगर लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर आप पर अराजकता फैला रहे हैं या तो हमारी खुफिया एजेंसी आपके देश में अराजकता फैला रही है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सकते हैं, न कि आप किसी देश के दूसरे देश के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात दिल्ली सरकार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगी ना, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगी। केंद्र अगर मान लीजिए केंद्र सरकार को ये ट्वीट करती, हम कहने का अर्थ है हम कहाँ करती, सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट ट्वीट करती, या तो भारतीय प्रधानमंत्री ऑफिस को करती, या किसी संबद्ध भारतीय प्रधानमंत्री को या अन्य किसी को करती, तो समझा जा सकता था केंद्रीय एजेंसी के संदर्भ में। अब दिल्ली सरकार को ये कर रही है, तो क्या दिल्ली सरकार भारत सरकार को ऑर्डर पास कर सकता है? सोच के देखिएगा, इनका ऊपरा दरवाजा कितना खाली होगा। तो अपने यहाँ जो इनका पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन जैसा ढीला ढाला समझते होंगे, कोई किसी को ऑर्डर जारी कर दे रहा है, कोई किसी पर किसी प्रकार का ऑर्डर रिलीज कर दे रहा है, तो ऐसा भारत में नहीं है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। भारत के प्रशासनिक राजनीतिक दायित्व सभी पे बटे हुए हैं, सभी को अपने अधिकार और अपनी हायरार्की पता है। तो इसी संदर्भ में चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी बाकी आगे बात हम लोग कल करेंगे। अब एक नेक्स्ट है यौन शोषण वाले मामले में ट्रम्प दोषी हुए हैं, अब $50 लाख का भुगतान करेंगे। ध्यान रखिएगा, यह मामला बहुत दिनों से चर्चा में था, जिस पर फैसला आ चुका है। अब जो मामला था पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और लेखिका जे इन कैरविन, जिस पर यौन उत्पीड़न का मामला चल रहा था पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर, जो कहीं ना कहीं आपको मैनहट्टन का जो जूरी है उनके द्वारा यह पाया गया कि 9वें दशक में ट्रंप की लेखिका इज इरविन के यौन शोषण किया, उन्हें झूठा कहकर बदनाम भी किया, और 9 सदस्यीय जो जूरी हर्जाने के रूप में $50 लाख के भुगतान की बात कही है डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये सब मामले हैं, तो ध्यान रखिएगा आगे की दिशा दशा क्या होगी, तो ये तय होगा कुछ दिनों के बाद। तो हम लोग चलिए फिर कल एक मिलते हैं नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। तो मिलते हैं, तब तक आप लोग को युक्ति है इसका ऐप जरूर डाउनलोड करना है। यह सभी जगह उपलब्ध है, गूगल प्ले स्टोर पर और आपको प्ले स्टोर पर। धन्यवाद, जय हिंद।